Hello to everyone, this is Avid Academy, and today we are going to study about a very controversial topic, that is Uniform Civil Code. Now, you can see out here, Uttarakhand is going to become the first state to implement Uniform Civil Code. हालांकि गोवा में पहले से भी है, पर उसकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी अलग है, उसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो न्यूज़ ये आ रहा है कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं, यू कैन सी आउट हियर, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले सीएम बनने के बाद जो फर्स्ट डिसीजन है इनका, ये यही है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, उसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना ज़रूरी है। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि एक पार्ट है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से समझिए, पार्ट 3 में जो भी आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल्स राइट, यानी कि आपका मूल अधिकार। जैसे कि राइट टू लाइफ, आपको जीने का अधिकार है, आपसे कोई भी जीने का अधिकार नहीं छीन सकता है। दूसरा, राइट टू इक्वलिटी, आपको बराबरी का अधिकार है। वेयर एज पार्ट 4 में जितने सारे भी पॉइंट्स हैं, जितने सारे भी आर्टिकल हैं, उनको कहा जाता है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्शंस हैं। किसके लिए डायरेक्शंस हैं? स्टेट के लिए डायरेक्शन है कि आगे चल के आपको इन सारे पॉइंट्स के ऊपर लॉ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 40 जो है वो कहता है कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ऑर्गेनाइज पंचायती राज सिस्टम। और ऑफ कोर्स आगे चल के 1992 में पंचायती राज एक्ट को लागू करके आर्टिकल 40 जो है उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो डीपीएसपी में जो भी लिखे हुए हैं वो क्या है, डायरेक्शंस हैं स्टेट के लिए कि आगे चल के आपको इसमें जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको लागू करना है। वैसा ही एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 44। यही बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस मैटर या फिर पर्सनल लॉ जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। पर आपको समझना पड़ेगा कि पार्ट 3 में जितने सारे भी पॉइंट्स हैं ना, वो जस्टिसिएबल इन नेचर हैं। उसके लिए आपको जस्टिस मिल सकता है। आपका अगर कोई जीने का अधिकार छीन रहा है, कोई आपकी बराबरी छीन रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपना राइट की डिमांड कर सकते हैं। वेयरएज अगर डीपीएसपी का कोई भी पॉइंट को लागू नहीं किया जा रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके नहीं जस्टिस मांग सकते हैं, नहीं न्याय मांग सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 में जितने सारे भी पॉइंट हैं वो क्या है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। अगर इसके ऊपर अगर आगे चल के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर लॉ बन गया, कानून बन गया, तो इसको भी क्या किया जाएगा, लीगल राइट में डाल दिया जाएगा और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जस्टिस के डिमांड कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको इस फिगर से आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये फिगर क्या शो कर रहा है कि सामान्य कानून है, बराबर कानून है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तराजू है वो बराबर है। ठीक है, किसके लिए बराबर है? वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो चाहे मुस्लिम धर्म को अपनाता हो, कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन का है, उसके लिए अगर सामान्य कानून है देन वी वुड कॉल कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसको आप दूसरे तरह से समझिए, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड की तरह समझिए, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड से समझिए। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक हिंदू पर्सन क्या कर रहा है ना, एक आदमी का मर्डर कर रहा है, ये मर गया। और क्रिश्चियन भी क्या कर रहा है, एक आदमी का मर्डर कर रहा है। ठीक है, ये भी मर गया। तो जो क्रिमिनल कोड है देश का वो ये कहता है कि जो सज़ा हिंदू को होगी वही सज़ा क्रिश्चियन को भी होगी, उसमें कोई भी बायस्ड नहीं होगा। सामान्य कानून है क्रिमिनलों के लिए, वेयर सिविल मैटर जो है उसमें जो कानून है हिंदू के लिए वो सेम नहीं है मुस्लिम के लिए या फिर क्रिश्चियन के लिए। सिविल में कौन कौन से मैटर आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि मान लीजिए मैरिज के जो कानून है, या फिर जो इनहेरिटेंस का
टेंस का जो लॉ है ये हर एक धर्म का अलग अलग है, और ये जो पर्सनल मैटर के कानून है ना वो हर एक धर्म के अलग हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो एक ही कानून होगा कोई भी सिविल मैटर के लिए। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आर्टिकल 44 क्या कहता है। यू कैन सी आउट हियर, दिस इज आर्टिकल 44, और ये कह रहा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत का संविधान ये कह रहा है कि स्टेट आगे चल के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जो कि पूरे भारत में सामान्य हो। समझ में आ रहा है। पर ये जो है क्या मैंने अभी बताया आर्टिकल 44 क्या है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इस तरह का कानून वो लाएगी कि नहीं लाएगी। इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिबेट चलता है और डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के डिफरेंट थॉट प्रोसेस रहते हैं इस मैटर में। जैसे कि यू कैन सी आउट हियर, दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि वो बैक कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ट्रेडिशनल बैरियर्स जो हैं वो टूटेंगे। ठीक है। वेयर एज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि अभी इस समय इस तरह का कानून लाने की कोई आवश्यकता है नहीं। समाज में इस तरह के कानून लाने से समाज जो है वो बटेगा। डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस मैटर के ऊपर। नाउ यू कैन सी आउट हियर, उत्तराखंड का एग्जाम्पल से समझते हैं। उत्तराखंड का ये रिलीजियस डाटा है। इसमें यह देखने को मिल रहा है कि तकरीबन 82% या 83% जो है हिंदू मेजोरिटी में है। वेरएज अगर आप इनको भी जोड़ लीजिएगा, खासकर सिख को, बुद्धिस्ट को, जैन को, जो कि हिंदू का ही लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हिंदुइज्म में ही आते हैं। वेरएज क्रिश्चियन का भी लॉ जो होता है पर्सनल, वो कुछ हद तक हिंदू से ही मिलता है। तो अगर सब कोई को जोड़ ले रहे हैं तो अराउंड 86% तक का जो पॉपुलेशन है वो इन फेवर है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। मतलब कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं। वेरएज 14% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये ऑफकोर्स अगेंस्ट में है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो रिलीजियस राइट्स हैं उसमें इंक्रोचमेंट हो रहा है। वेरएज वहीं पर जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम वुमेन हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात होगी। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि किस तरह से अच्छा ये कदम होगा मुस्लिम्स वुमेन के लिए। इन दिस स्लाइड, इम्प्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इनहेरिटेंस राइट जो हैं वुमेन के वो चेंज होंगे डिफरेंट रिलीजन में। यू कैन सी आउट हियर, यूसीसी विल चेंज वुमेन इनहेरिटेंस राइट। इनहेरिटेंस राइट मतलब जो भी उन्हें प्रॉपर्टी मिलती है अपने पिताजी से, अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है अपने दादा परदादा से, उसमें उनका जो हक है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अभी ऐसा सिचुएशन है कि डिफरेंट कम्युनिटी के पास डिफरेंट इनहेरिटेंस का अधिकार है। जैसे कि हिंदू लॉ फॉर इनहेरिटेंस के तहत 50-50% जो है वो बटेगा। कोई भी अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि एक अगर कोई पेरेंट है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। तो हिंदू लॉ ये कहता है कि उनका जो प्रॉपर्टी है वो उन दोनों बच्चों में बराबर बटेगा, ना कि बेटा को सारी प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर 1/4 या 1/2 जो प्रॉपर्टी होगी वो गर्ल को मिलेगी। इट शुड बी 50-50, ठीक है। और ये जो हिंदू लॉ है उसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट तीनों शामिल हैं। वेयरएज अगर आप मुस्लिम लॉ की बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि जो वुमेन है वो वाइफ हैं या फिर वो डॉटर हैं या फिर वो मदर हैं। You can see out here in this slide that the woman would get 1/4 अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और कोई चिल्ड्रन नहीं होता है, then she would get the half of the share of her brother और 1/6 of the property। सो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट इनहेरिटेंस को मेंशन किया गया है इफ से बिलोंग्स टू मुस्लिम रिलीजन। ना इसमें क्या प्रॉब्लम होता है ना कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वुमेन जो हैं वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करती हैं, क्योंकि उनको बराबरी का अधिकार यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ओके, उनको उतना ही दिया जा रहा है जिससे उनका सिर्फ जीवन यापन हो सके। और यही एक कारण है कि मुस्लिम वुमेन्स जो हैं वो थोड़ा सा खुल के तो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रिलीजियस बैरियर है या फिर फैमिली बैरियर है, लेकिन आगे चल के वुमेन के लिए बेनिफिट है। जो पढ़ी लिखी वुमेन होंगी उनके लिए बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। से द स्लाइड, यूसीसी विल मीन इक्वल लॉ फॉर एवरीवन। सब कोई के लिए बराबर लॉ होगा। और यही तो एक थॉट प्रोसेस था ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कि बराबरी का अधिकार सब कोई को दिया जाएगा। नाउ यहाँ ये समझते हैं कि यूसीसी को अपोज क्यों किया जा रहा है। इसके 2 मेन कारण हैं।
पहला तो है परसेप्शन कि यूसीसी एक इंक्रोचमेंट है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर। सिंपली ये समझिए कि एक जो गवर्नमेंट है उसको चलाने वाला एक रिलीजन से बिलोंग करता है और माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है। अब जो मेजोरिटी है वो ये बोल रहा है, चाहे ही वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग, पर अगर वो कुछ बोल रहा है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो कि आपके ऊपर भी लागू होगा और ऑफ कोर्स आपका जो रिलीजन में लिखा हुआ है वो वहां पर चेंज होगा, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो माइनॉरिटी होगा या फिर जो दूसरा रिलीजन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट होगा इस चीज़ को लाने में और उसका ये कहना होगा जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं अपने रिलीजियस फ्रीडम को लेके उसका इंक्रोचमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। और इस तरह का जो परसेप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वेयर एज एक दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस वो समझते हैं। ऐसा भी मानना है लोगों का कि स्टेट का क्या रोल है कोई भी पर्सनल मैटर को डिस्कस करने में। फॉर एग्जांपल स्टेट क्यों डिसाइड करेगा कि कोई एक पर्सन कितनी शादियां करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स लास्ट में झेलना तो स्टेट को ही पड़ता है। मान लीजिए एक पर्सन 4 शादी कर रहे हैं और उनका जो पालन पोषण है वो नहीं कर पा रहे हैं और पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जा रहे हैं, तो ये स्टेट की ही जिम्मेदारी है ना कि उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाके एक बेसिक नेसेसिटी दिया जाए, एक बेसिक लाइफ दिया जाए। ये स्टेट का ही काम है ना कि उनको एजुकेशन दिया जाए, उनको फूड दिया जाए, उनको शेल्टर दिया जाए। और ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब पर्सनल मैटर जो है उसमें एक सिंपल कानून रहे। ऐसा भी कानून ना रहे जो कि एकदम फांसीवादी रहे, बट एक जो मेन धारणा चलती हुई आ रही है, एक जो बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है उससे रिलेटेड कुछ लॉज रहें। और यूसीसी क्या करेगा, उसी तरह का एक लॉ को प्रपोज कर रहा है। नाउ मूविंग अहेड यू कैन सी आउट हियर, यहाँ सीएम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किस तरह से आगे आने वाले समय में यूसीसी को लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, एक बेटर लाइफ देगा ऐसे पर्सन को जो अभी तक क्या है रिलीजियस बैरियर्स में फंसे हुए हैं, ठीक है। एक पॉइंट को थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, गोवा का मैटर को। गोवा पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करता है, पर ऐसा नहीं है कि गोवा में कोई कानून बना और उसने आर्टिकल 44 को लागू कर दिया। यहाँ का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ ऐसे जगह थे इंडिया में जैसे गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया, ये सारे जो रीजन थे वो पोर्तुगीज़ के अंडर में आया करते थे, ओके। और पोर्तुगीज़ लॉ जो था वो लागू होता था बाय डिफ़ॉल्ट। पोर्तुगीज़ लॉ जो थे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही थे, तो इसलिए ये कहा जाता है कि गोवा में तो पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ऑफ कोर्स उत्तराखंड के जो सीएम है उनका भी कहना सही है कि ये फर्स्ट स्टेट बनेगा जो आर्टिकल 44 को एक लीगल राइट देगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट में लागू करेगा। सो ये सारे पॉइंट्स थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के। डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट परसेप्शन हो सकते हैं। मैंने कोशिश ये किया है कि जो भी एग्जैक्ट पॉइंट है उसके बेनिफिट्स को लेके या फिर उसके अपोजिशन को लेके वो सामने रखने का। आप खुद से समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो लागू होना चाहिए। उसका मेन रीज़न यही है कि वुमेन जो हैं उनको एक राइट मिलेगा, उनको एक बेटर लाइफ मिलेगा। ऑफ कोर्स रिलीजियस इंक्रोचमेंट तो माना जाएगा इसको, लेकिन अगर खुद ही मुस्लिम कम्युनिटी या फिर डिफरेंट कम्युनिटी क्या करते, खुद आके ही चेंज करते और इस तरह का एक लॉ बनाते जो कि समहाउ सिमिलर होगा कंट्री में, तो वो ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आया होगा। इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।